वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से समग्र बैच में। और इस बार हम 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी 12वीं की एनसीईआरटी जिसको हिंदी में बेसिकली हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आज हम लेसन नंबर 2 की बात करेंगे जो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व व विकास के बारे में। दोस्तों आपको बेसिक जानकारी मैंने पहले ही दे दी थी कि सर समग्र बैच में हम 12वीं की एनसीईआरटी शुरू कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम हैंडल से मिल जाएगी, जगदीश जांगड़ सर पीडब्ल्यू। ये टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑफिशियल, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। यू विल बी एबल टू गेन दिस एक्सेस एज वेल। और हम यहाँ पे जैसे एनसीईआरटी है, आपकी पीवाईक्यूज हैं, और इसके अलावा आपके पास में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडब्ल्यू की तरफ से आपको अवेलेबल कराई जा रही है। न्यूज़पेपर की क्लास हमारे शाम को 5 बजे होती है, राइट। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे बेसिकली जो है यह जून जुलाई से बेसिकली बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू हिंदी के अंदर। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सारगर्भित, सरल और सहज तरीके से पाठ्यक्रम के अनुरूप बेसिकली जो है हम हमारे अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और हर क्लास की शुरुआत बेसिकली होती है ग्रेटिट्यूड से, कृतज्ञता। जो प्यार, जो स्नेह, जो एंगेजमेंट, जो पार्टिसिपेशन आपने इन सेशंस को, समग्र के सेशंस को दर्शाया है, उसके लिए हम इस मंच से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं दोस्तों। और आपसे अपेक्षा है कि इस 2024 में और ज़्यादा इंटेंसिटी से, और भी ज़्यादा आत्मीयता से, और ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, अनुशासन के साथ में हमारी यही लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। और आपका यही प्यार, यही स्नेह जो है इन सेशंस के माध्यम से इस मंच को मिलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्लास को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन और रोचक सेशन होगा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत लेसन नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं, विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और विकास। देखिए लेसन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि सर ज्योग्राफी का वह हर एक एंगल, वह हर एक डायमेंशन, वह हर एक आयाम, वह हर एक ब्रांच जो मानव से जुड़ी जा सके, जिसका मानवीय विकास पे, मानवीय जीवन पे या फिर मानव गतिविधियों पे बेसिकली प्रभाव पड़ रहा है, अगर उनको बेसिकली हम अध्ययन करें तो यह कहीं न कहीं आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी या फिर मानव भूगोल का भाग होगा। मानव एक व्यक्ति, जैसे हम और आप इंडिविजुअल हैं, व्यक्ति हैं, राइट। हमारी बेसिकली जैसे कितनी जनसंख्या है, जिस शहर में आप रह रहे हैं कितने लोग रह रहे हैं, जिस गांव में आप रह रहे हैं कितने लोग रह रहे हैं, राइट। अब उस जनसंख्या का बेसिकली वितरण कैसे है? शहरों में ज़्यादा, गाँवों में कम, पहाड़ों में कम, मैदानों में ज़्यादा है आपके पास में। रीज़न क्या है? क्यों घनत्व कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलता है? क्यों कहीं जनसंख्या का विकास ज़्यादा हो जाता है ना? और उसके पीछे क्या-क्या कारक है? आज हम बेसिकली इस लेसन नंबर 2 को इन 7 वृहद भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय की परिचर्चा जो है आपके साथ में परिचय के रूप में रखने वाले हैं। तत्पश्चात हम जानेंगे कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका पैटर्न क्या रहा है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा, उसके बारे में बेसिक आंकड़े जानेंगे। फिर हम एक इम्पोर्टेंट टर्म जानेंगे जो कि यूपीएससी के जर्नी के दौरान और पीसीएस की जर्नी के दौरान आपको बहुत ही मददगार सिद्ध होने वाली है, जनसंख्या घनत्व के बारे में। क्योंकि देखो, जो बेसिक चीज़ें होती है ना वो बहुत ही कम बच्चों को पता होती है। मोटे मोटे तौर पे जो एलिफेंट इन द रूम होता है, हर आदमी उसको तो पकड़ने की कोशिश करता है। पर आज की जो पॉपुलेशन आपके आज की जो बेसिकली जो जनता है ना, जो ट्रेंडिंग में बेसिकली विषय रहते हैं, उसकी जानकारी होगी। पर जो बेसिक विषय है, जो कहीं न कहीं आपके फाउंडेशन है, उनकी जानकारी नहीं होती। तो पॉपुलेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो पॉपुलेशन उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उसका ABCD आज हम बेसिकली इस लेसन के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे कि सर कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ वितरण कैसा है, और कहीं जनसंख्या कम है, कहीं वितरण ज़्यादा है, कहीं कम है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक भी जानेंगे कि कहीं ज़्यादा है तो क्यों है जनसंख्या वहाँ ज़्यादा, कहीं कम है तो जनसंख्या उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि को समझेंगे। तत्पश्चात हम जानेंगे जनसंख्यीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में कि जो जनसंख्या है वो कैसे लगातार उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जनसंख्या के पीछे बेसिकली बढ़ने के पीछे तकनीकी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, और भी क्या क्या बेसिकली जो है संस्थागत सुधारों की बेसिकली जो आवश्यकता रहती है, और क्यों बेसिकली अलग अलग चरण में जनसंख्या जो है वो अलग अलग तरीके से जो है बढ़ती और घटती है। यहाँ पे हम 3 स्टेजेस को जानेंगे, माल्थुवियन सिद्धांत के बारे में जानकारी लेंगे बहुत ही सहजता से। तत्पश्चात हम जनसंख्या
अगर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे सीमित संसाधनों पर बेसिकली जो है इसका एक बहुत ही ज़्यादा भार हो सकता है, सतत विकास के आड़े भी आ सकती है ये, और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण और उसके उपायों के ऊपर भी बेसिकली हम चर्चा करेंगे, और उसके साथ में ही हम हमारे लेसन को एंड करने वाले हैं। तो ओवरऑल खाका बन गया आपके दिमाग में कि अभी गुरुजी अगले 20-30 मिनट में हमको क्या क्या समझाने वाले हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, अगर आप 12वीं के, 11वीं के, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं तो किताब साथ में लेके बैठिएगा। ज्यादा बेसिकली जो है उसमें आप रेलेवेंट जो चीजें हैं, प्रासंगिकता जो है वह, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने स्कूल के हिसाब से भी पढ़ रहे हो। मैं आश्चर्यचकित हुआ, पिछले कुछ लेसन में बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है, मेरा टर्म एग्जाम आ रहा है, ये 4 चैप्टर और मेरे बाकी है, आप प्लीज जल्दी से करा लीजिए। देखिए ये यूपीएससी का मंच है, और ओनली आईएएस पीडब्ल्यू टीम जो है हम कटिबद्ध हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। वृहदकालिक जो लक्ष्य है आपका वो है सिविल सेवा, और उसके लिए कहीं न कहीं एनसीईआरटी से यदा कदा बेसिकली कुछ हीरे, कुछ डायमंड्स बेसिकली जो है हमें खोद खोद के निकालने होते हैं, और उसी की चेष्टा इस एनसीईआरटी समग्र सीरीज के माध्यम से की जा रही है। तत्पश्चात जैसे 12वीं, अभी 11वीं खत्म हो गई दोनों किताब, 12वीं की खत्म करेंगे, तत्पश्चात हम शुरू करने वाले हैं हमारी रेफरेंस बुक्स भी रहेगी। और मैं बता रहा हूँ रेफरेंस बुक्स में जो कराऊंगा ना, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी आपको, यूट्यूब तो छोड़ो पेड पे भी नहीं मिलेगा वो आपको, है ना, इस तरीके से। क्योंकि रेफरेंस बुक में एक टॉपिक उठाएंगे, 4 रेफरेंस बुक खत्म करेंगे, और उसके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन हाथों हाथ बोर्ड पे ही लिखा करके सॉल्व करवा देंगे। मतलब ज्योग्राफी के लिए आपको कहीं भी दूसरे स्रोत पे जाने की जरूरत नहीं, पाठ्यक्रम के अनुरूप फाउंडेशन एनसीईआरटी से बना लिया, पाठ्यक्रम को जान लिया, और एक एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक से, है ना, जैसे चक्रवात उठाया, जैसे हमने ओरोजेनी उठाए, जैसे हमने मिनरल संसाधन उठाए, तो वो टॉपिक 10 किताबों में दे रखा है, उन 10 किताबों में से पूरा निचोड़ निकाल करके हम आपके सामने रख देंगे और उसको सहज शब्दों में समझा देंगे। प्रीलिम्स में जो भी 50 क्वेश्चन आए उस पे, मेंस में जो भी 5-10 क्वेश्चन आए हाथों हाथ करा देंगे, बात खत्म, राइट। क्योंकि चीजों को हमें बहुत जल्दी कवर करना है, इसका रिवीजन भी तो होना है ना, क्योंकि खाली क्लासेस करते रह जाएंगे तो ये तो भंवर जाल है, ये तो माया जाल है। क्लासेस के बाद में प्रॉपर टेस्ट भी देना है, राइट, और उसके बाद में प्रॉपर रिवीजन भी होना है, राइट। और जब तक किसी भी चीज के 3 से 5 रिवीजन नहीं है तो आप यूपीएससी या पीसीएस जो है वह दिल्ली दूर है भैया। हाँ, सीटीआर मॉडल को फॉलो कर लो, जिसने सीटीआर मॉडल फॉलो कर दिया, है ना, पीछे मुड़ने की या फिर पीछे मुड़ के देखने की आपको आवश्यकता जरूरत नहीं रहेगी। यह इस मंच का ही नहीं, बेसिकली जो भी ऑनेस्टी से बेसिकली बच्चों को ट्रेन कर रहा है ना, उस हर विद्यार्थी का, उस हर अभ्यर्थी का यही सपना होता है कि सर क्लासेस इसीलिए तो ज्वाइन किए ताकि सेलेक्ट हो जाए, हम इसीलिए तो YouTube से, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, या किसी भी स्रोत से या स्वाध्याय से पढ़ रहे हैं ताकि हम पारंगत हो जाए, हम सक्षम हो जाए, हम बेसिकली अपनी वरीयता सूची में अपना नाम, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख पाए। तो मेरे दोस्तों वो खुशी के आंसू उसी को नसीब होंगे जिसकी आंखें खुली होगी, जिसकी तर्कशीलता बेसिकली जो है वो बहुत ही बेहतर होगी, है ना। तो ये माया जाल है, ये क्लासेस वगैरह जो भी होता है ना, क्योंकि इससे तो गुजरना है ना, आग का दरिया है और तैर के जाना है, इतना लंबा सिलेबस है। बस उस सिलेबस को खत्म करने के लिए बेस, फाउंडेशन, रेफरेंस बुक खत्म करवाएंगे हम समग्र के अंदर, है ना। और ये खत्म होने के बाद में आपका टेस्ट प्रॉपर लगाओ, हमारे प्लेटफॉर्म पे लगाओ, हर वीकेंड को, संडे को, पता है आपको हम लोग फ्री में टेस्ट दे रहे हैं आपको, लगाओ, क्या लगता है अपने आप का, है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जाकर टेस्ट अटेम्प्ट करो, और फिर रिवीजन। देखिए पीडब्ल्यू कभी भी कोर्स ओरिएंटेड या फिर आपके पास में कॉमर्शियल ओरिएंटेड बेसिकली जो है हम लोग कोई भी बात नहीं करते। रादर मैंने आपको 3 स्लाइड पहले बेसिकली एक स्लाइड भी दिखाई थी, यहाँ पे भी हमने ना ही कोई फोन नंबर दिया है, ना ही बेसिकली कोई प्राइस लिस्ट बेसिकली आपके साथ में साझा की है। क्यों? क्योंकि हमारे, मैं राजस्थान से हूँ, मारवाड़ी हूँ, और हम मारवाड़ियों के अंदर एक कहावत होती है कि जुग में भलो को नहीं होवे जड़ तक ही ये चानणो नहीं होवे, है ना। तो जुग में भलो होने का क्या मतलब है आपके पास में, अगर आप खुद का भला करना चाहते हो तो सही मेंटोर, सही गुरु, सही मंच आप खुद खोज लोगे, आप खुद खोज लोगे। तो हम तो उस राह में बेसिकली चाहते हैं कि आपके जो 100 कदम आपकी सफलता की तरफ बढ़े, उनमें एक कदम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम का भी हो। आपकी सफलता में हमारी सफलता निश्चित है, हमारी सफलता निहित है, क्योंकि हम यही देखते हैं कि जो लक्ष्य
हमने बेसिकली एक दशक के अध्ययन या अध्यापन के बाद में स्वयं के लिए नहीं प्राप्त किया, वही बेसिकली सीख जो है, जो हमने इस कलम के माध्यम से सींची है, हम विद्यार्थियों तक पहुंचा पाए। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से रिसीव करेंगे और याद रखिएगा, जो भीतर गया वही तर गया, है ना। तो आपने को उत्तर क्या करना है, आपके पास में क्लासेस पढ़ना है, टेस्ट देना है वीकेंड पे, हमारे मन से दीजिए। आप खुद से बेसिकली घर पे किसी भी किताब को लेकर के आप बेसिकली टेस्ट देने लग जाइए। पर अगर आपने मूल्यांकन नहीं किया, अगर आपने स्वाध्याय नहीं किया, अगर आपने उस चीज को कहीं कहीं रिवीजन तक नहीं पहुंचाया, तो यह सारी चीजें बेटा आर्यभट्ट का शून्य है। बिल्कुल। हम क्यों कहते हैं कि कंपटीशन मात्र गुरुदेव, यहाँ पे 2, 5, 7% ही बेसिकली लोग सीरियस तैयारी करते हैं, और उसमें से भी आधा परसेंट लोग फिर सेलेक्ट होते हैं। 99.5% बच्चे क्यों बेसिकली सेलेक्ट नहीं हो पाते? रीजन क्या है उसका, समझे कभी? क्योंकि वो इसी भंवर तंत्र में घूम रहे हैं। एक क्लास यहाँ से कर ली, दूसरी क्लास वहां से कर ली, करंट अफेयर कहीं से कर लिया, फिर मैगजीन पढ़ लिया 12 महीने का, कोई कोहेरेंस नहीं, कोई रिवीजन ही नहीं है, ठीक है ना, खत्म हो गया कहानी। अब एक सिस्टमेटिक बंदा बैठेगा तुम्हारे कंपटीशन में, जिसने एक ही सोर्स से प्रॉपर 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटीज खत्म की है ना, और उसने एक ही सोर्स से बेसिकली जो है प्रॉपर जो भी उसके रेफरेंस बुक हैं, है ना, रेफरेंस बुक्स हैं, या प्रॉपर जो भी जीएस की सीरीज है वो कंप्लीट किए हैं, उसने एक ही जगह से प्रॉपर जो है टेस्ट दिए हैं, उसने ढंग से बैठ करके 3, 4 महीने उसके बाद में रिवीजन दिया है। हाँ, अब ये लोग तैयार हैं एग्जाम के लिए, है ना, अब ये लोग तैयार है एग्जाम के लिए। एक ही साधन, एक ही संसाधन, एक ही मेंटोर, एक ही मंच, और स्वाध्याय इतना, मेहनत इतना, क्योंकि हर मंच, चाहे कितना भी बड़ा नाम आप ले लीजिए, चाहे कितना भी नवीन नाम आप ले लीजिए, नया नाम आप ले लीजिए, हर मंच आपको एक दिशा देता है। और कोई मंच बुरा नहीं होता, कोई गुरु बुरा नहीं होता, सिर्फ आपका मंतव्य और गंतव्य क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा एक माइंड सेट क्लियर है कि सर मेरा गोल क्लियर, मेरा फोकस क्लियर है, या आपको क्लैरिटी ऑफ विजन होना चाहिए, आपके लक्ष्य के प्रति आप अगर उन्मुख हैं, तो सर उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। राइट, क्लैरिटी ऑफ द माइंड, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, आपकी मानसिक एकता आपके लक्ष्य के साथ में। जब मैं कह रहा हूं कि इनकी क्लासेस या स्वाध्याय आपको करना है तो फिनिश करना है ना। वो कहा जाता है ना, हमारे एक बहुत ही प्यारे टीचर हैं तिवारी सर, है ना, उनसे मैं मिला, तो तिवारी सर बेसिकली कहते हैं कि जे सर, ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी गुड एक्सचेंज, तो कहते हैं कि सर बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा। बात तो उन्होंने बहुत ही सही की, है ना। वही वाली बात है सर, यहाँ पे भी अगर आपको यूपीएससी में कहीं न कहीं सफलता चाहिए, अगर आपको इस लिस्ट में, इस सूची में नाम चाहिए, तो सर यह यह परिश्रम करना होगा। राइट, यह कहीं न कहीं एकांत में, अनुशासन में, इंटीग्रिटी के साथ में बैठते हुए पूरा अपने अभ्यर्थी जीवन की पूरी ऊर्जा को, पूरे प्रयासों को एक जगह संचित और फोकस करना होगा दोस्तों आपको। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक है। गोज विद, कौन है हमारे आदित्य तिवारी सर, जो आपको ओनली आईएएस चैनल पे क्या पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं, बहुत ही प्यारे टीचर है हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट अस मूव फॉरवर्ड। और पहला बेसिकली मानव भूगोल का परिचय बेसिकली हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। देखिए, मानव भूगोल का बेसिकली जो परिचय, बेसिकली अगर हम बात करें आपके पास में, कि लोग वास्तविक संपत्ति के रूप में होते हैं। किसी भी देश में बात कर लो आप लोग, है ना, उसकी संपत्ति कौन है भाई, है ना, जो उनकी नीतियों को आकार देते हैं, जो उनके संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे ही लोग, हमारी ही जनता, जो बेसिकली क्या है आपके पास में डिसीजन मेकिंग में, जो कलेक्टर्स बैठे हुए, जो मंत्री बैठे हुए, जो सीएम बैठे, जो पीएम बैठे हुए, जो पुलिस बैठी हुई, जो आर्मी बैठी हुई है, जो जनता बैठी हुई है 140 करोड़, वही तो बेसिकली नीतियों का निर्माण कर रही है, वही भारत के संसाधनों का प्रयोग कर रही है। तो हर देश में उसकी वास्तविक संपत्ति कौन है, जनता। इसीलिए संविधान भी क्या लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, या हम भारतीय, राइट। अतः कोई भी देश अपने लोगों से जाना जाता है, यस और नो, यस और नो। आप यूरोप जाओगे ना, इंडियंस को अमेरिका में, यूरोप में इतनी रेस्पेक्ट मिलती है, वही कोई पाकिस्तानी होता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं और वो बेसिकली खुद को इंडियंस बताते हैं, ताकि जॉब मिल जाए, ताकि रेंट पे रहने को घर मिल जाए, ताकि सोसाइटी में बेसिकली जो है उनको भी एक्सेप्ट किया जा सके। आप बेसिकली
क्या हैं, आप अपने देश की पहचान है। सो किसी भी देश को समझना है तो हमें वहां की जनसंख्या को, वहां के लिंग अनुपात कितने मेल है कितने फीमेल है, वहां की जन्म व मृत्यु दर को कितने वर्ष प्रति वर्ष कितने जन्म हो रहे हैं, प्रति वर्ष कितनी मृत्यु हो रही है, वहां की साक्षरता को, वहां के व्यवसाय को, वहां के गांवों और शहरों के वितरण को समझना होगा। तो देश को समझना, उसकी जनसंख्या, उसके लोगों को समझना, लोग कौन, उसकी जनसंख्या को समझना, जनसंख्या क्या है आपके पास में, आदमी हैं या औरतें हैं, तो वहां के लिंग अनुपात को समझना, ठीक है ना। और कितने लोग हर वर्ष जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं, कितना वो पढ़े लिखे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन यापन शहर में कर रहे हैं या गांव में कर रहे हैं, गांव कितने हैं और शहरी आबादी कितनी है। राइट और रॉन्ग, थोड़ा दिमाग के कपाट खुल रहे हैं। तो किसी भी देश को जानने की शुरुआत करते हैं ना, तो हम उसकी जनसंख्या से, उसके व्यक्तियों से और उनसे जुड़े हुए अन्य अन्य आयामों की जानकारी पहले लेते हैं। तो 21वीं शताब्दी के अंत में जनसंख्या 6 अरब हो गई आपके पास में, राइट। 6 बिलियन के करीब बेसिकली क्रॉस कर चुकी है आपके पास में दुनिया की जनसंख्या। एशिया के बारे में बेसिकली जॉर्ज बी क्रेसी का अवलोकन जो है वैश्विक जनसंख्या पैटर्न को दर्शाता है। वो क्या कहता है कि एशिया में विरल आबादी वाले क्षेत्र और कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्र है ना। हमारा जो एशिया, भारत भी बेसिकली एशिया में ही आता है। यहाँ पे भी बेसिकली देख लो, एशिया में इतने सारे देश है आपके पास में, और एशिया में कई जगह पे, जैसे हमारा थार डेजर्ट राजस्थान, बहुत ही कम आबादी वाला क्षेत्र है ना। उसी जगह आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, आप बिहार चले जाओ, घनी आबादी वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। सो जनसंख्या वितरण पे आ गए। जनसंख्या समझनी है, देश को समझना है तो जनसंख्या समझनी है, तो जनसंख्या के वितरण को समझो, ठीक है। और जनसंख्या वितरण शब्द जो है, इससे मतलब है कि हमारी पृथ्वी की सतह पर लोगों की दूरी के तरीके से है कि सर कहां पे लोग ज्यादा है आपके पास में और कहां पे लोग कम है, कहां पे लोग कम है ना। एक जगह है जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे, एक जगह पे बहुत ही कम मात्रा में लोग पाए जा रहे हैं। कारण क्या हो सकता है, तो आप एक डेटा देखिए कि लगभग 90% दुनिया की जनसंख्या केवल 10% भूमि क्षेत्र पर निवास करती है। इतने बेसिकली द्वीप, इतने महाद्वीप, इतना भौगोलिक क्षेत्रफल, और उस भौगोलिक क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बढ़िया बात क्या है आपके पास में कि 90% एरिया पे कोई नहीं लोग रहता, और 90% आबादी जो है वो कहाँ रह रही है आपके पास में, मात्र 10% क्षेत्रफल में, मात्र 10% भूभाग पे निवास करती है, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया का जो भी स्थलीय भूभाग है, भूमि क्षेत्र है, उसमें जितनी भी जनसंख्या है वो उस भूभाग के मात्र 10%। ऑस्ट्रेलिया देखो पूरा खाली पड़ा है, मात्र कुछ एरिया के अंदर है। चाइना खाली पड़ा है, साइबेरिया खाली पड़ा है, सहारा खाली पड़ा है, नामीब खाली पड़ा है आपके पास में, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट डेंस खाली पड़े हैं, अटाकामा डेजर्ट खाली पड़ा है, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल खाली पड़े हैं। यस और नो। सो सबसे अधिक आबादी वाले 10 देशों में दुनिया की लगभग 60% आबादी रहती है। दुनिया में कितने देश है, 180 200 के करीब बेसिकली हम देखते हैं, राइट। सोचो उन 200 देशों में से मात्र 10 देशों में ही दुनिया की 60% आबादी रहती है। भारत उसमें से एक ऐसा एग्जाम्पल है। इंडिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच नेशन, चाइना इज एग्जाम्पल ऑफ सच नेशन। यस और नो। जिसमें बेसिकली आप देखिए जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी आपके पास में। तो इन आबादी वाले क्षेत्रों में 6 तो एशिया में ही स्थित है आपके पास में, राइट। सो जनसंख्या वितरण आपने देख लिया कि लगभग आपके पास में दुनिया में 90% जनसंख्या 10% एरिया में रह रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है। तो इससे एक तात्पर्य निकलेगा जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी का। अब पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या तात्पर्य है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्रफल में लोगों के अनुपात से है जहां पे वो रहते हैं। तो आमतौर पर इसको प्रति स्क्वायर किलोमीटर, है ना, एक एक किलोमीटर का एरिया और 1 किलोमीटर का एरिया, इस भूभाग में कितने लोग रहते हैं इससे मापा जाता है आपके पास में। तो किसी भूमि के विशेष क्षेत्र पर मानव उपस्थिति की इंटेंसिटी, तीव्रता को ये बेसिकली बताता है, राइट। कहां पे बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, उसकी बात करता है, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे ले हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं आपके पास में कोई एक है 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, है ना, 100 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे 10 किलोमीटर का एरिया ये, 10 किलोमीटर का एरिया ये। भाई देखो 10वीं में हमने एरिया क्षेत्रफल तो निकालना सीखा है। 10 इंटू 10 क्या हो गया सर, ये हो गया 100 स्क्वायर किलोमीटर।
तो इस क्षेत्रफल के अंदर 100 वर्ग किलोमीटर में अगर मैं कहूं मेरी जनसंख्या लो जो है लगभग आपके पास में 1,50,000 लोग यहाँ पे रहते हैं आपके पास में। तो अब मैं बेसिकली जनसंख्या कैसे निकालूंगा कि सर जनसंख्या का घनत्व डेंसिटी निकालने के लिए जो प्रॉपर जनसंख्या है उसमें क्षेत्रफल का भाग देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, लगभग आपके पास में पीछा है 1500 बचा। तो हम ये कहेंगे सर आपके पास में 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह बेसिकली इस एरिया की डेंसिटी है, घनत्व है। ये क्या है कि सर पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, यही बेसिकली जो है उसका जनसंख्या घनत्व कहलाएगा आपके पास में, राइट। तो जनसंख्या निकालनी हो तो डेंसिटी को उस एरिया से कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। जैसे एरिया था आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर, डेंसिटी है 1500, है ना। 100 इंटू 1500 1,50,000। तो इस तरीके से जनसंख्या भी निकाल सकते हैं आप किसी भी एरिया की, अगर डेंसिटी और एरिया पता हो तो आपको, राइट। अब कहीं पे ये जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, कहीं पे ये जनसंख्या घनत्व कहीं कम है ना। कहीं पे बेसिकली यहाँ पे है ना प्रति स्क्वायर किलोमीटर 2,000, 3,000, 4,000 लोग रहते हैं, कहीं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 100, 150, 250 लोग भी नहीं रह रहे। कारण क्या भैया, कहीं पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के रह रहे हैं, कहीं बहुत ही कम लोग रह रहे हैं। सर इसके कुछ भौगोलिक कारण है। सबसे पहला है पानी, है ना, वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में सस्टेन करने के लिए लाइफ को, तो पानी की उपलब्धता दैनिक आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए। दूसरा कृषि के लिए आपके पास में, राइट, ताजे पानी के स्रोत जहां पे मिलेंगे वहां पे बस्तियां होगी, वहां पे लोग रहने को प्राथमिकता देंगे, जैसे रिवर वैलीज, नदियों की घाटियां जो होगी आपके पास में, जहां पे जल संसाधन होंगे वहीं पे घनी आबादी रहेगी सर आपके पास में। तो एक तो वाटर अवेलेबिलिटी रीजन हो गया कि सर अगर किसी एरिया में आसपास में बहता हुआ पानी, फ्रेश वाटर का सोर्स मिल जाए, जैसे सिंधु नदी सभ्यता, जैसे गंगा घाटी सभ्यता, तो ये बेसिकली क्या है आपके पास में, यहाँ पे असर इस किनारों में आबादी बसने लग जाएगी। भू आकृति, कहीं पे बेसिकली पहाड़ हैं, कहीं पे गहरी खाइयां हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे दुर्गम उगवड़ खाबड़ जमीन है, पर कहीं पे समतल जमीन भी है। अब मेरे को बताओ लोग कहां रहना पसंद करेंगे, पहाड़ों पे, गहरी घाटियों में, पठारों पे, या जो विसमतल जमीन है वहां पे, या समतल मैदानी भाग में, मैदानी भाग में। तो सर अगर समतल मैदान कहीं मिल जाए या हल्की ढलानों मिल जाए तो वहां कृषि और बुनियादी ढांचे विकास के लिए वह अनुकूल होता है। परिवहन चुनौतियों के कारण पर्वतीय और पर्वतीय क्षेत्र आपके पास में हिली हो, माउंटेनियस रीजन हो, वहां पे बेसिकली हम बहुत ही कम रहना पसंद करते हैं। तीसरा रीजन होता है जलवायु। अगर आपके पास में कम मौसमी बदलाव के साथ मध्यम जलवायु है तो वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे कि सर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हमको, दिन में तापमान थोड़ा बढ़ता है, रात को थोड़ा कम हो जाता है, बट इट्स ओके, सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ अब वहां ज्यादा लोग रहेंगे, अब वहां पे ज्यादा लोग रहेंगे सर आपके पास में, ठीक है ना। तो चरम जलवायु हो, एक्सट्रीम जलवायु, जैसे रेगिस्तान, राजस्थान आ जाओ आप, तो वहां पे डेजर्ट में क्या होगा आपके पास में, दिन का तापमान 50 डिग्री, रात का तापमान जो है माइनस में 5-10 डिग्री के करीब चला जाता है। सो अब ऐसे में आदमी कहाँ रहेगा, दिन में तो बेसिकली वो धूप गर्मी से मर रहा, रात को ठंड से मर रहा, ठीक है ना। तो ऐसे एरियो में कम आबादी रहेगी। मिट्टी, अगर उपजाऊ मिट्टी है तो वहां कृषि होगी, कृषि है तो जनसंख्या घनत्व अपना आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जनता को खाने के लिए, रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो वह बेसिकली कुछ फसल उगाएंगे वहां पे, जिनसे बेसिकली वो अपना लालन पालन कर पाएंगे, राइट। भारत में खराब मिट्टी वाले क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान में भी कुछ हिस्से हैं, झारखंड के कुछ हिस्से हैं बेसिकली, ठीक है ना, जहां पे खराब मिट्टी है आपके पास में। ऑब्वियसली थार की बात की जा रही है आपके पास में, है ना, सैलाइन सॉइल्स की बात की जा रही है आपके पास में। यहाँ पे जनसंख्या आबादी बहुत कम देखने को मिलेगी आपके पास में। तो जो समतल है, जहां अवसंरचनाएं बनाई जा सकती है, जहां पे पानी भी आसपास के क्षेत्र में अवेलेबल हो, वहां ज्यादा लोग रहने की कोशिश करेंगे। फिर मिनरल, क्योंकि आपको कल कारखाने चलाने, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, इत्यादि इत्यादि संसाधनों का निर्माण करना, अवसंरचनाओं का निर्माण करना है, तो सर खनिज भंडार से समृद्ध क्षेत्र जहां पे उद्योग हो सके, आसपास में श्रमिक आकर के उस उद्योगों में काम करेंगे, राइट, वह श्रमिकों को आकर्षित करेंगे, और यही श्रमिक जो है वो धीरे धीरे कहीं कहीं घनी आबादी को बढ़ावा देंगे। जैसे अफ्रीका में बेसिकली आप देखेंगे कटंगा, जाम्बिया, यहाँ तांबे का बेल्ट है ना, तो जाम्बिया में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा क्या है, कॉपर का रीजन है, कॉपर का बेसिकली भंडार है, खनिज मिलता है, मिनरल मिलता है वहां पे। तो वहां पे लोग श्रमिक पहुंच गए, धीरे धीरे उस पूरे एरिया में जो है आबादी हो गई। तो ये भी देख सकते हैं कहीं अगर खनिज मिलने लग जाए तो सर वहां भी आबादी बढ़ सकती है, वहां जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण में बदलाव होगा। शहरीकरण, शहरीकरण क्या हुआ कि गांवों से लोग पलायन करके बेहतर जीवन की अपेक्षा में, बेहतर रोजगार की अपेक्षा में शहरों की तरफ चले जाए, इसको शहरीकरण कहा गया। सो
शहर बेहतर अवसर देते हैं, बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो ग्रामीण से शहरी प्रवासन होता है, जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन देखने को मिलता है आपके पास में, ये पूरी दुनिया भर में बेसिकली जो है बड़ी शहर आबादी बेसिकली इसके कारण बन जाती है। तो शहरी एरिया में बेसिकली इतनी आबादी क्यों बन गई आपके पास में? रीजन क्या है? क्योंकि सर अब यहाँ पे लोग आकर के इसलिए ले रहे हैं कि वो सर किसी कंपनी में, किसी मॉल में, किसी के घर में, किसी अन्य जगह पे वो कार्य, वो नौकरी, वह पेशा कुछ ढूंढ पाएगा, अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीवनचर्या चला पाएगा। तीसरा और सॉरी ये पांचवा जो है बेसिकली औद्योगिकरण है आपके, इंडस्ट्रियलाइजेशन। कि सर अगर किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाए, है ना, तो औद्योगिक बेल्ट जो है वो रोजगार अवसर पैदा करेंगे और लोग रोजगार के लिए शहर ही नहीं, कहीं भी जहां पे भी इंडस्ट्रीज आपने लगाई है वहां जा सकते हैं। श्रमिक और सेवा प्रदाताओं को बेसिकली वो आकर्षित करेगा। जापान के जो है बेसिकली कोबा और ओसाका क्षेत्र इसके एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए और उस औद्योगिक क्षेत्र के कारण वहां पे घनी आबादी बेसिकली धीरे धीरे डेवलप हो गई। सो आप अफ्रीका के कटंगा का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप नॉर्मल शहरों का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपके एरिया में देख लीजिए, आप अपने पापा दादा से, चाचा से, किसी भी बड़े से घर में पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि बेटा थोड़े टाइम पहले तक पता है तुमको यहाँ पे ये शहर, ये इतनी जनसंख्या नहीं देखने को मिल रही थी, पर अब कुछ समय पहले पिछले 10 20 30 साल में गांवों से आकर के लोग बस गए, है ना। उन्होंने बेसिकली पहले शहर बेसिकली इतना सा छोटा हुआ करता था आपके पास में, अब 2 गुना 3 गुना बेसिकली जो है वो बढ़ गया। वो कैसे बढ़ गया? अर्बन कॉग्लोमरेशन के कारण, है ना। सैटेलाइट टाउन्स डेवलप हो जाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा वो सारा कुछ आपको, पैटर्न्स वगैरह इसमें आएगा, वो पढ़ेंगे। तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या है? कि 3 प्रमुख घटक है सर। जनसंख्या 3 प्रमुख चीजों के कारण प्रभावित होती है। पहला, कोई आदमी जन्म लेता है, कोई आदमी जन्म लेता है सर आपके पास में, ठीक है। दूसरा, कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है। चौथा, कोई आदमी किसी रूरल एरिया से अर्बन एरिया में प्रवास कर जाता है, रूरल एरिया में से अर्बन एरिया में प्रवास कर जाता है। तो जब ये ऐसा हो जाता है ना आपके पास में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पास में, और इस घटक को बेसिकली आप जरूर पढ़ाई कीजिएगा इसके बारे में कि सर कहीं पे भी जनसंख्या के बदलाव के पीछे रीजन क्या होते हैं। जनसंख्या के बदलाव के पीछे बेसिक रीजन यही है सर आपके पास में, है ना, जिसको क्रूड बर्थ रेट कहा गया आपके पास में, कि प्रति 1000 जनसंख्या कितने जीवित जन्म हुए आपके पास में। तो हर साल बेसिकली हम कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पे सपोज 1 लाख जनसंख्या है और हर वर्ष बेसिकली जो है 2000 3000 बच्चे नए पैदा हो रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या बताता है आपके पास में? 2% 3% बेसिकली जो है हमारी पॉपुलेशन बर्थ रेट बता रही है। अब यह आपके पास में यहाँ पे जीवित जन्म के बारे में बातचीत की जा रही है कि सर आपके BI डिवाइडेड बाय द P, जहां पे 1000 जो है आपके पास में जो वर्ष के दौरान जीवित जन्म है, P यानी उस के मध्य वर्ष की जनसंख्या जो आपके पास में। सो ये क्रूड बर्थ जो रेट है आपके पास में उसकी बात करते हैं। क्रूड डेथ रेट क्या हो गया? मतलब डेथ रेट मतलब मृत्यु दर। तो किसी क्षेत्र विशेष में मृत्यु दर को प्रति 1000 जनसंख्या होने वाली मौतों की संख्या के रूप में माना जाता है कि 1000 लोगों में से इस वर्ष कितने लोग मारे गए, ठीक है ना। कोविड जैसे सिचुएशन आए तो ज्यादा मारे जाएंगे, राइट। अन्य महामारी आई तो ज्यादा मारे जाएंगे। अगर टेक्नोलॉजिकल ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है, ज्यादा लोग मारे जाएंगे। चिकित्सा नहीं है अवेलेबल, ज्यादा लोग मारे जाएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल तकनीक से, आप प्रौद्योगिकी से उन्नत होते जाएंगे, जैसे आप चिकित्सा सेवाओं तो उन्नत होते जाएंगे, वैसे वैसे क्रूड डेथ रेट कम हो जाएगी, राइट। सो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए CDR जो है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रूड डेथ रेट ये है आपके पास में प्रति 1000, यहाँ पे मौतों की संख्या और उसकी जनसंख्या, अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या की बात की जाती। तो मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है कि कितने लोग मर रहे हैं, है ना। तो आपके पास में वो वहां की जनसंख्या संरचना को, क्या ना, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को, के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में कौन हो सकते हैं? बुजुर्ग, जवान और बच्चे। कौन मरा? बच्चे ज्यादा मर रहे हैं तो भविष्य में बेसिकली जो है बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। बुजुर्ग ज्यादा मर रहे हैं आपके पास में तो यहाँ पे दूसरी चुनौतियां हैं, है ना। अगर जवान ज्यादा मर रहे हैं तो अलग चुनौतियां होगी। तो यहाँ पे संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक, इन तीनों तक प्रकार की चुनौतियों, चैलेंजेस को हमें सामना करना पड़ता है। तो जन्म के कारण, मृत्यु के कारण, है ना, जन्म के कारण जनसंख्या बढ़ गई, मृत्यु के कारण जनसंख्या घट गई। पर सर कई बार आपने देखा होगा एक और चीज होती है कि आदमी स्थान A से स्थान
बी पे बेसिकली जो है प्रवास कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है। तो जनसंख्या न केवल जन्म और मृत्यु के माध्यम से बल्कि प्रवास के माध्यम से, माइग्रेशन के माध्यम से भी बढ़ती है और घटती है। इसीलिए देखो हर वर्ष बेसिकली जो है माइग्रेशन पे प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में और पीसीएस में और अन्य अन्य एग्जाम्स में, राइट? क्यों? क्योंकि जनसंख्या, पॉपुलेशन, जिसको आपको कल प्रशासित करना है, आपको एडमिनिस्टर करना है प्रशासक की तरह, कलेक्टर की तरह, है ना, वह जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन, ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है। तो किसी भी उद्गम स्थल और गंतव्य स्थान, उद्गम मतलब जहां से निकले, गंतव्य मतलब जहां पहुंचना है, तो उद्गम और गंतव्य स्थान में बेसिकली अगर बात करें तो प्रवासन में उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाना शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पहले जनसंख्या में कमी आती है और फिर जनसंख्या में बाद में वृद्धि देखने को मिलती है। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पे एक आदमी चला गया, सपोज मैं कहता हूं बिहार के कोई भी गांव से, है ना, कि सर यहाँ पे एक आदमी रह रहा था बिहार के छपरा में, गांव में, छोटे से गांव में आसपास में, वह चला गया आपके पास में बॉम्बे, है ना, बी फॉर बॉम्बे, यहां पे चला गया सर आपके पास में। यहां पे शुरुआत में क्या होगा, यहां से सर 1000 लोग चले गए बॉम्बे, तो सर यहाँ जनसंख्या में कमी आई होगी शुरुआत में तो, पर जैसे ही वो बॉम्बे गया उसको अच्छा रोजगार मिला, उसके जीवन स्तर में बेसिकली सुधार हुआ, है ना, अब वो आदमी पैसा वापस भेजने लगता है, ठीक है ना, घर वाले देखते हैं बेटा पांव पे खड़ा हो गया, उसकी शादी करवाई जाती है और धीरे धीरे फिर पता चलता है कि कब एक से दो हो गए और कब एक और एक मिल करके यह क्या हो गए, एक चुन्नू को और बना देते हैं, 3 हो गए। तो शुरुआत में तो जनसंख्या कम हो गई थी, पर धीरे धीरे पता चलता है कि सर यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगती है। प्रवासन किया ही क्यों, हम छोड़ के घर गए ही क्यों, बेहतर आर्थिक और रोजगार प्राप्त करने के लिए, राइट, अपनी आर्थिक परिस्थितियों को, सामाजिक परिस्थितियों को और बेहतर और सुलभ करने के लिए। तो प्रवासन बेसिकली 3 तरह के, एक स्थायी प्रवासन कि परमानेंटली कोई आदमी जो है छपरा से, आरा से उठ करके बॉम्बे चला गया परमानेंटली, अब वो वापस आए नहीं, वहीं पे बेसिकली वो अपना बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, XYZ मजदूरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, ठीक है ना। अस्थाई, अस्थाई मतलब एक टाइम विशेष के लिए, साल 2 साल, महीना 2 महीना के लिए वो गया, अपना काम निपटाया, अपनी मजदूरी की और फिर वापस घर लौट आया, अस्थाई कहा इसको, ठीक है ना। तीसरा होता है मौसमी, सीजनल, कि यार जब जब काम पड़ेगा, है ना, जब जब बेसिकली जो है बारिश हुई, है ना, तब वो वापस गांव चला गया, क्योंकि गांव में खेत है, खेती करनी है, 4 महीने उसने गांव में खेती की, अब गांव में खेती खत्म हो गई, आपके पास में फसल बेच दी, जो भी आया था घर बना लिया, बच्चों की पढ़ाई पे लगा दिया, बैंक में पैसा डाल दिया, अब उसके बाकी के साल के 8 महीने वो क्या करेगा, वो कहेगा गांव में बैठे बैठे क्या करेंगे, मक्खियां मारे, चलो बॉम्बे चलो, कुछ काम करेंगे, कुछ नहीं 10-20-30 हज़ार रुपए महीने का कुछ तो मजदूरी करेंगे, वापस आएंगे 8 महीने बाद में, जैसे ही बारिश होता है मई जून में, ये वापस घर लौट आता है। ये क्या है, मौसमी, सीजनल प्रवास या मौसमी प्रवास, सीजनल माइग्रेशन, जो एक टाइम विशेष में होता है आपके पास में, है ना। चलिए ये समझ में आ गया। तो जो ग्रामीण ग्रामीण, ग्रामीण शहरी और शहरी शहरी और शहरी ग्रामीण के क्षेत्रों के बीच में हो सकता है। तो रूरल से भी रूरल एरिया में लोग माइग्रेट करते हैं, पता है, काम के लिए, एक गांव में काम नहीं दूसरे गांव में काम है ना, खेती के रूप में, कृषक के रूप में, मजदूर के रूप में, या फिर अन्य तरीके से भी बेसिकली उसको उसी गांव में रोजगार, बड़े गांव में रोजगार मिल जाए। और लोग गांव से शहर की तरफ भी जाते हैं, है ना, बेहतर अवसरों की प्राप्ति के लिए। सो ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, और कई बार उल्टा भी होता है। कोविड के टाइम क्या हुआ था, लोग शहरों से, याद करो, शहरों से छोड़ करके बेसिकली जो है दूसरे शहरों की तरफ भाग जाते हैं। सोचो सपोज मैं लखनऊ गया, पर लखनऊ में मेरे को जो है बेसिकली जिस प्रकार का मैं बेसिकली मजदूरी करना जानता हूं, जो काम मेरे को आता है, जिसमें मैं परिष्कृत हूं, मेरे को उसमें जो है अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा, तो मैं लखनऊ छोड़ करके वाराणसी चला गया, कानपुर चला गया। एक शहर से दूसरे शहर भी बेसिकली माइग्रेशन हो सकता है, होता है सर आपके पास में। जैसे सोचिएगा आपके पास में, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहां से हूं, जोधपुर शहर है राजस्थान का, और मेरी जो है बेसिकली अभी व्यवसाय केंद्र है मेरा यूपी नोएडा, वो भी एक बेसिकली व्यवसाय केंद्र है। तो मेरे को क्या करना पड़ता है, माइग्रेट, किसके लिए, जॉब के लिए। सो व्हाट हैपेंस यहाँ पे, यह भी अपने आप में शहर से शहर का माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन हमेशा कहीं न कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, वो एक जगह गांव हो सकता है, दूसरी जगह शहर हो सकता है, एक जगह गांव हो सकता है, दूसरी जगह भी गांव, बड़ा गांव हो सकता है, एक जगह शहर हो सकता है, दूसरी जगह भी बड़ा शहर हो सकता है, ठीक है ना। और फिर तीसरा आता है आपके पास में ग्रामीण से शहरी प्रवासन, जिसको रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं, है ना, कि कोविड लॉकडाउन लग गया, लोग करे क्या, खाने को पैसा नहीं, अनाज नहीं, राशन नहीं, कुछ नहीं, धंधा बंद, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है,
याद करो, सोनू सूद सबको घर छोड़ के आ रहा था, ये क्या था, रिवर्स माइग्रेशन, है ना। जनरली लोग बेसिकली जो है छोटे एरिया से बड़े एरिया की तरफ जाते हैं, पर यहाँ पे कोविड के टाइम एक नई चीज देखने को मिली, रिवर्स माइग्रेशन। और इस रिवर्स माइग्रेशन में बेसिकली हमने देखा ऐसा प्रवासन जो बड़े केंद्रों से छोटे केंद्रों की तरफ हुआ, गांव शहरों से गांव की तरफ हुआ। चाहे तो आप्रवासन क्या होता है और उत्प्रवासन क्या होता है, ये दो चीज है आपके पास में। आप्रवासन एक नए स्थान पे जाना, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, ठीक है ना। और जबकि आपके आप्रवास एक नए स्थान पर चले जाते हैं, जबकि जो प्रवासी हैं अगर बाहर चले जाए तो उसे उत्प्रवास कहते हैं, है ना। जैसे भारत छोड़ करके गांधी जी कुछ समय के लिए कहां चले गए थे, पढ़ने के लिए लंदन चले गए, या फिर काम करने के लिए जो है आपके पास में चले गए, ये सपोज साउथ अफ्रीका, कैनबरा। तो अगर ये वहां पे चले गए तो चले गए भैया, तो इसको क्या कहेंगे, उत्प्रवास कहेंगे, है ना। प्रवासी अगर बाहर चले गए, जैसे एनआरआई उत्प्रवासन है वो, ठीक है ना। जबकि आप यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, किसी भी एक एरिया से भारत के किसी दूसरे एरिया में चले गए कोई और काम के लिए, स्थायी अस्थायी मौसमी किसी भी प्रकार का आपने प्रवासन किया, तो यह बेसिकली जो है आप्रवासन कहा जाता है। एक स्थान पर नए स्थान पर आप चले गए, इसको आप्रवासन कहा गया सर आपके पास। अब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को जानना है आपको। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है आपके पास में, या फिर पॉपुलेशन जो थ्योरी है आपके पास में, वो बहुत ही पॉपुलेशन ट्रांजिशन कैसे करता है। संक्रमण का मतलब होता है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब बदलाव। देखिए इसमें बेसिकली क्या है, हम किसी भी एक क्षेत्र विशेष की बात करें, देश विशेष की बात करें, प्रदेश विशेष की बात करें, उसे अलग अलग स्तरण और चरणों में विभाजित किया जाता है। तो अलग अलग चरण है, अलग अलग फेजेस हैं। अब पहली फेज में देखोगे, ये ब्लैक जो ब्लू कलर है, यह है मृत्यु दर कि सर यहां से ऊपर देखो मृत्यु दर तो बहुत ज्यादा है। देखो बर्थ और डेथ रेट पर 1000, है ना, प्रति 1000 मृत्यु दर है ब्लू कलर में। और पिंक कलर में क्या है, बर्थ रेट है। पिंक कलर वाली क्या है, बर्थ रेट है, जन्म दर। तो पहले फेज में देखो आप, पहला फेज जो है आपके पास में, इस फेज को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर ग्रामीण या कृषक फेज। इसमें बेसिकली क्या होगा कि सर अब जैसे ग्रामीण एरिया में कहां चिकित्सा ज्यादा है ना। पहले होता था आज से 50 साल पहले कि किसी महिला के 10 बच्चे हुए, 8 बच्चे हुए, उसमें से जीवित मात्र 3-4 ही बचे। नॉर्मल चीज थी, हर परिवार हर गांव में ये देखने को मिलता था। क्यों, क्योंकि सर वो बीमार हो गया, उसकी दवाई चिकित्सा नहीं हो पाई, वो मर गया सर, ठीक है ना। तो किसी महामारी के कारण, भोजन की कमी के कारण, है ना, होने वाली मौतों की भरपाई के कारण उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर देखने को मिलती है। तो पहले लोग भी क्या करते थे भैया, है ना, हमारे अभी तो बेसिकली कहते हैं हम दो और हमारे दो, राइट, बच्चा एक ही अच्छा ऐसे ऐसे डायलॉग चल रहे। पहले क्या चलता था आपके पास में, लगभग हर घर में बेसिकली हाई हाई फर्टिलिटी रेट देखने को मिलती थी। हर परिवार में 5-10 बच्चे तो नॉर्मल माने जाते थे आपके पास में, क्योंकि उनको पता होता था कि सर लास्ट में अंत में 10 में से 2-4 ही बचेंगे। क्यों, क्योंकि सर मृत्यु दर देखो ब्लू रेट में यह भी बहुत ही हाई थी। 10 लोग जन्म देते थे तो उसमें से जो है 5-6-7 जने जो हैं वो बेसिकली असुविधाओं के लिए, भोजन की कमी के कारण, चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण, बीमारियों के कारण वह मर भी जाते थे। सो अंततः बेसिकली देखा जाए आपके पास में जनसंख्या जो है, टोटल पॉपुलेशन जो, वो हमेशा नीचे रहती थी, कम रहती थी। जनसंख्या पहले कम होने का कारण क्या, कि सर बर्थ रेट हाई है पर सर डेथ रेट भी हाई है। 10 लोग जन्म ले रहे थे पर 8 लोग मारे भी जा रहे थे, जनसंख्या कम थी। सेकंड फेज, अब सेकंड फेज में क्या है आपके पास में कि सर इसे संक्रमण या फिर कहीं न कहीं ट्रांजिशन फेज कहा जाता है कि सर यहाँ पे प्रजनन क्षमता अधिक हो जाती है आपके पास में। तो प्रारंभ में जो प्रजनन क्षमता अधिक रहती है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे प्रजनन क्षमता कम होती जाती है। लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य की देखभाल में सुधार करते हैं और उसके कारण मृत्यु दर कम हो जाती है। जैसे ही मृत्यु दर कम हुई, उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर के कारण यहाँ पे अंतर उभरता है, परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो ट्रांजिशन फेज में क्या हुआ, सेकंड फेज में देखो बर्थ रेट तो अभी भी हायर है ना, पर अब लोगों ने क्या कर लिया, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर चिकित्सा, है ना, स्वच्छता पे ध्यान देना शुरू किया, है ना, बेहतर बेसिकली जो है हॉस्पिटल्स पे ध्यान देना शुरू किया। इसके कारण क्या हुआ, डेथ तो कम हो गई, मृत्यु दर तो सेकंड फेज में देखो दूसरे स्तर में कम हो गई आपके पास में, पर अभी तक बेसिकली क्या है आपके पास में, जो जन्म दर है, जो बर्थ रेट है, वो अभी भी हाई है। इसके कारण क्या होगा, जो पहले 10 लोग जन्म रहे थे पर 8 लोग मर जा रहे थे, जनसंख्या कम थी,
अब 10 लोग अभी भी जन्म रहे हैं, पर उसमें से सिर्फ सर 4 लोगों की ही मृत्यु हो रही है, डेथ रेट कम है। तो सर जनसंख्या ज्यादा है ना, तो यहां पे देखिए दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ, दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ, यस और नो। तो यहां पे संक्रमण काल के फलस्वरूप बेसिकली जनसंख्या वृद्धि ट्रांजिशन फेज में देखने को मिलती है। तीसरा, जिसको हम लोग थर्ड चरण कहते हैं, शहरी या औद्योगिकी, इस टाइम में क्या होगा कि सर प्रजनन और मृत्यु दर दोनों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे अब मर नहीं रहे, तो क्यों 10-10 बच्चे पैदा कर रहे पाल पाओगे क्या? नहीं पाल पाओगे। तो वो बोल रहे हैं कि भैया अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 ही बच्चे पैदा करेंगे, उन्हीं का टीकाकरण करेंगे, उन्हीं को स्वास्थ्य चिकित्सा देंगे ढंग से देंगे, उन्हीं को भोजन अच्छा देंगे, उन्हीं को शिक्षा अच्छी देंगे, राइट? और वो आराम से पॉपुलेशन भी मेंटेन कर लेंगे। सो यहां पे बच्चे पैदा होने की प्रजनन दर, जन्म दर और मरने की मृत्यु दर दोनों में कमी आई, तो जनसंख्या स्थिर हो गई, या जनसंख्या की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो धीमी हो गई, क्योंकि लोग साक्षर हो गए, लोग उन्नत तकनीक से बेहतर चिकित्सा देने लगे, जानबूझकर परिवार का आकार पे नियंत्रण करने लगे, है ना। तो यह कहीं न कहीं शहरीकृत समाज में ज्यादा देखने को मिल रहा था आपके पास में। तो तीसरे फेज में क्या हुआ आपके पास में, तीसरे फेज में जहां अर्बन पॉपुलेशन जाए, शिक्षित जनसंख्या जाए, तकनीकी जो है सुविधाएं मिल रही है, चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है, बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम हो रही है, बर्थ रेट भी धीरे धीरे कम हो रही है। और इस बर्थ रेट के कम होने के कारण क्या हो रहा है आपके पास में, डेथ रेट तो कम हो ही रही है, क्योंकि सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्वच्छता है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, इस पे ध्यान दिया जा रहा है। तो सर डेथ रेट, मृत्यु दर तो कम हो ही रही है, अब बर्थ रेट भी तीसरे में कम होने लगी। इसके फलस्वरूप बेसिकली जो है जनसंख्या नियंत्रण में आने लगी, जनसंख्या वृद्धि दर कम होने लगी आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अलग अलग फेजेस में जानकारी ली कि किस प्रकार जनसंख्या शुरुआत में ग्रामीण स्तर पे कैसी थी, है ना, और आपके ट्रांजिशन संक्रमण काल में कैसी थी, और आपके अर्बन या इंडस्ट्रियल या फिर शहरी या औद्योगिकी अभी जैसे तंत्र जहां जहां डेवलप हो चुके हैं वहां पे कैसी है, ठीक है ना। सो यह जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है कि समय के साथ साथ किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन का वर्णन करता है। जैसे समाज अगर ग्रामीण है, कृषि प्रधान है, अशिक्षित है, वहां से लेकर के समाज अगर तीसरा फेज जहां पे समाज शिक्षित है, औद्योगिक है, शहरी है, साक्षर है, तो वो प्रगति कर रहा है और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से, है ना, शुरुआत में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर से लास्ट में बेसिकली कहां पे पहुंच गया, उच्च से लेकर के निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की तरफ वह पहुंच गया आपके पास में। तो यह परिवर्तन जनसंख्या चक्र के नाम से जाना जाता है, इसी को बेसिकली पॉपुलेशन ट्रांजिशन कहा जाता है, जनसंख्या चक्र कहा जाता है। क्या भैया समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक कमेंट लिख के बता दो, ठीक है, कमेंट लिख के बता दो आप लोग, है ना। तो शुरुआत में क्या है आपके पास में, स्टेज 1 में बेसिकली देखो हाई बर्थ रेट, और यहां पे आपको कहीं न कहीं जो है हाई डेथ रेट देखने को मिल रहा है। दूसरे में देखने को मिलेगा आपके पास में हाई बर्थ रेट बट फॉल इन द डेथ रेट, है ना। और तीसरे में क्या देखने को मिल रहा है आपके पास में, स्टेशनरी फेज। और लास्ट में जो है आपके पास में बर्थ रेट कम होती जाती है और लो डेथ रेट के कारण हायर डिपेंडेंसी रेशियो रह जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्गर हो जाती है आपके पास में। जनसंख्या को नियंत्रित करना भी तो जरूरी है। अगर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया तो आपके सीमित संसाधनों पे कहीं न कहीं मारामारी हो सकती, उसको लेकर के लड़ाई झगड़ा चीना झपटी हो सकती है। संभव है सर, संभव है या नहीं? बिल्कुल संभव है। तो सर एक घर परिवार में भी बेसिकली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है। तो सर एक बड़े देश का सोचिए ना, एक बड़े देश का सोचिए, अगर वहां पे पहले मात्र 10 करोड़ की जनसंख्या थी, आज 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो सोचिए 14 गुना जनसंख्या उसी भूभाग के ऊपर रह रही है, कोई नया बेसिकली एरिया नहीं है। उल्टा हमारा देश तो बेसिकली क्या हुआ है, विभाजित हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब हमसे भूभाग अलग हुए, पृथक हुए। यस और नो? पहले म्यांमार और बर्मा भी अपना ही था, इसको भी पृथक किया गया 1935 में भारत से। बच्चों के जन्म और अंतर रखना, उन्हें रोकना ही परिवार का नियोजन है। तो बच्चों के जन्म में अंतर रखा जाता है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास में लगभग ऑन एन एवरेज कहा जाता है एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का गैप तो मिनिमम होना है, या फिर उन्हें रोक लेना, मतलब बच्चों के जन्म को ही रोक दो आप। तो जन्म में अंतर रखना और जन्म को रोकना, इसको परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने का यह महत्वपूर्ण कारक। अब इससे होगा क्या? अब इससे ये होगा कि एक तो सर एक महिला जो साल में बेसिकली हर साल बेसिकली बच्चे को जन्म दे रही है, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, और एक महिला जो है आपके पास में 10 साल में 2 बच्चों को जन्म दे रही है,
तो बेहतर स्वास्थ्य किसका होगा? जो एक निश्चित अंतराल में कम बच्चों को जन्म दे रही है, ठीक है ना। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में 1798 में एक सिद्धांत दिया, जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति से रिलेटेड था, है ना। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य आपूर्ति से अधिक हो जाएगी, जिसके कारण अकाल पड़ जाएगा, बीमारी हो जाएगी, युद्ध के कारण जनसंख्या में फिर से एक बार गिरावट आएगी। ये क्या कह रहे थे सर? जैसे जैसे अभी देखिए ये खाद्य यहाँ पे है ना, जनसंख्या बढ़ रही है पर एक बार इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी खाद्य आपूर्ति उससे भी लेवल ऊपर चला जाएगा ना, तो फिर क्या होगा पता है? जनता में लड़ाइयां होगी, अकाल पड़ेगा, बीमारियां पड़ेगी, युद्ध होगा, और फिर मारामारी के कारण ये पॉपुलेशन वापस डिक्लाइन हो जाएगी। तो इस बात पर जोर दिया कि भाई ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसलिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करो और यहाँ पे निवारक जांच करो, जैसे परिवार नियोजन, फैमिली बेसिकली जो है प्लानिंग करो, शारीरिक जांच करो आपके पास में, ठीक है ना। और यहाँ पे सतत संसाधन प्रबंधन, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलप मैनेजमेंट, ये होना चाहिए आपके पास में, कि इसके लिए तीव्र जनसंख्या वृद्धि को संबोधित करना बहुत ही जरूरी। आप कितना भी रिसोर्स प्लानिंग कर लो, आप कितने भी नए स्रोत, नए जो हैं आपके पास में बेटर रिसोर्स डेवलप कर दो, पर अगर आपने पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो सर कुछ भी जो है सफिशिएंट नहीं होगा। तो हमारे संसाधनों की स्थिरता के लिए दुनिया को तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। तो जनसंख्या वृद्धि जो है दो विशिष्ट बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को बताती है। जैसे हम कहते हैं कि सर 2001 और 2010 के बीच में जो परिवर्तन आया, 2010 से 2020 के परिवर्तन, जो एक दो समय रेखाओं के बीच में, विशिष्ट बिंदुओं के बीच में परिवर्तन। 2001 में जनसंख्या थी 102 करोड़, 2011 में जनसंख्या है भारत की 121 करोड़, है ना। तो इसे घटने पर वास्तविक संख्या बेसिकली प्राप्त होती है कि सर लगभग इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 18.5 करोड़ करीब बेसिकली एक दशक में जनसंख्या बढ़ी। तो जनसंख्या की वृद्धि की दर देखा जाए इसे प्रतिशत के रूप में बताया जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाती है प्रतिशत के रूप में। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है आपके पास में एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी क्षेत्र के भीतर जन्म और मृत्यु के बीच के अंतर से यह प्राप्त होती है। प्राकृतिक विकास का क्या मतलब हो गया? नेचुरल ग्रोथ क्या हुई आपके पास में कि कितने लोग जन्म लिए और कितने लोगों की मृत्यु हो गई। जैसे हम लोग कहते हैं 20 करोड़ लोग जन्म लिए, 2 करोड़ लोग मर गए, तो यहां पे बेसिकली क्या बचा? 18 करोड़। ये हमारी नेचुरल ग्रोथ है। तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवासन माइनस बाह्य प्रवास, है ना। तो प्रवासन मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला गया, बाह्य प्रवास मतलब देश छोड़ के ही कहीं और चला गया। हमारी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में हम खाली जन्म और मृत्यु को ही नहीं, हम माइग्रेशन को, हम प्रवासन को और कहीं न कहीं बाह्य प्रवास को, एमिग्रेशन को भी शामिल करते हैं, ठीक है। तो वर्ष 1901 से 1911 तक की अगर हम जनसंख्या को औसत देख करके चले, है ना, तो भारत की पहले जनसंख्या 1901 के आसपास 23 करोड़ के करीब थी आपके पास में। यही वर्ष 2001 के आसपास में जो है कितनी हो गई? 5 गुना बढ़ गई। एक शताब्दी में बेसिकली कितनी बढ़ गई? 100 सालों में 5 टाइम से बढ़कर के 102 करोड़ क्रॉस कर गई। आज तो हम बेसिकली क्या बताते हैं कि गुरुजी 2023 और 24 में जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ पार हो चुकी है, 140 करोड़ पार हो चुकी है ना। और हमारी अभी दशकीय परिवर्तन दर जो है, डेकेडल ग्रोथ रेट जो है वह 18% है। पहले 1% थी, 2, 4, 4, 8, 7, 10, 13, 16, 18% अभी है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतने करोड़ लोग हर वर्ष जुड़ रहे हैं आपके पास में। और दशक में वृद्धि दर बेसिकली देखा जाए लगभग आपके पास में तो वह पहले ज्यादा थी आपके पास में, पहले 24% तक पहुंच गई थी, 24-25% तक पहुंच गई थी, अब वापस कम हो रही है, डेकेडल ग्रोथ रेट देखो बीच में बहुत बढ़ गई थी, अब वापस कम हो रही है दशकीय वृद्धि दर। तो औसत वृद्धि घातांक जो है वृद्धि दर के रूप में देखा जाए आपके पास में तो वह 1.64 के रूप में देखा जा रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं और कुछ नकारात्मक भी बेसिकली वृद्धि होती है। सकारात्मक वृद्धि तब होती है जब जन्म दर जो है आपके पास में, है ना, ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जुड़ रही है, दो समय बिंदुओं के बीच में मृत्यु दर से अधिक हो। तो आपके पास में अगर बर्थ रेट जो है वह ज्यादा है डेथ रेट से, मृत्यु दर से, तो वह बेसिकली क्या है? हम कहेंगे कि गुरुजी इस बार पॉजिटिव है, हमारी जनसंख्या ग्रोथ हुई है, ठीक है ना। तो आपके पास में नकारात्मक ग्रोथ कब होगी? जब जन्म दर मृत्यु दर से नीचे हो आपके पास में, जो आपके पास में डेथ रेट ज्यादा हो जाए और बर्थ रेट कम हो, ज्यादा लोग मर रहे हैं, कम लोग जन्म ले रहे हैं, तो अब हम कहेंगे सर जनसंख्या तो हमारी
कम होती जा रही है, ये नकारात्मक वृद्धि है सर आपके पास में, ठीक है ना। सो अन्य देशों के, अच्छा प्रवासन को दोनों को हमेशा बेसिकली चेक करेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। सो विद दिस बीइंग सेड दैट्स इट, और आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे दोस्तों। इस सेशन की पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी, जगदीश जहांगीर सर पीडब्ल्यू। हर रोज शाम को 5 बजे इसी चैनल ओनली आईएएस हिंदी माध्यम यूपीएससी वाला पे हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, 5 PM डेली न्यूज एनालिसिस हिंदी में, बेसिकली करंट अफेयर बहुत ही सहजता से। उस सेशन को आप लेके देखिए, और मेरा ये प्रॉमिस है कि आपको करंट अफेयर के लिए और कहीं भटकना नहीं है, एक ही स्रोत लगातार सततता से ही सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस सेशन को अगर आपको ये प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, कुछ नई चीजें बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने में लगी हो, तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और यस, आपका वैल्यूबल जेन्युइन प्यारा सा एक फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। With this being said, on a smile on the face and the confidence in the heart, I'll take your leave now with the promise to see you soon with the next chapter. Thank you. Jai Hind, Sarvada Shaktishaali, and God bless you all.